अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में सीट बंटवारे पर तकरार और बढ़ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया था। ये पहले की बात थी, लेकिन अब 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का अनाउंसमेंट भी कर दिया, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच ये दूरी बढ़ सकती है। जिन सीटों पर नामों का अनाउंसमेंट हुआ है वो इस वक्त आपके सामने है। इसमें अगर हम बात करें संभल से शफीकुर रहमान पर, कभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 93 साल इनकी उम्र है, एक बार फिर से इनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी से उत्कर्ष वर्मा, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य और फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ये तो परिवार के सदस्य हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, ऐसे करके जो पूरे नामों की एक लिस्ट सामने आई है। उसके बाद एक बात तो तय हो जाती है कि सीट बंटवारे में अखिलेश यादव ने पीडीए का खासा ख्याल रखा है और उन्होंने जो सबसे ज्यादा सीटें दी हैं उसमें ये बात क्लैरिटी से दिखाई दे रही है। 11 ओबीसी मैदान में है, जबकि एक मुस्लिम है, 2 खत्री हैं, एक राजपूत है और एक दलित को टिकट दिया गया है। संभल से सीनियर लीडर शफीकुर रहमान वर्ग को मैदान में उतारा है, तो उन्नाव से अनु टंडन को समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री योगी के गोरखपुर जिले से समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को अपना कैंडिडेट बनाया है और नामों की वो पूरी लिस्ट इस वक्त आपके सामने है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की, उस वक्त पीडीए का ख्याल रखा गया। वो एक एक करके हमने सारी चीजें आपके सामने रख दी हैं। अखिलेश यादव ने इस बार सबसे ज्यादा 11 ओबीसी को टिकट दिए हैं, जिसमें 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, 1 निषाद और 1 पाल है, जबकि 1 मुस्लिम और 1 राजपूत और 2 खत्री को भी अखिलेश यादव ने मैदान में उतारा है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है हर्ष जी कि नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है। क्या ये समाजवादी पार्टी की प्रेशर टैक्टिक्स है जो वो अपने सहयोगी के साथ दिखा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हम आपको 11 सीट देना चाह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नहीं हम तो 20 सीट चाहते हैं। इसके बावजूद 16 सीटों पर नामों का अनाउंसमेंट कर देना, उनमें से भी 3 सीटें ऐसी जिस पर कांग्रेस पार्टी सो कॉल्ड कहती है कि हमारा दबदबा है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इसको हम प्रेशर पॉलिटिक्स जैसा ना कहें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव क्या वो शांत बैठ जाएं, क्या वो घर बैठ जाएं? क्योंकि अगर जनवरी महीना ये बीत रहा है, खत्म हो गया जनवरी, और अभी भी आप लोग प्रत्याशी तय नहीं कर पाएंगे तो कब तय करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में दिखाया था कि कैसे उसने अपनी सबसे कमजोर सीटों के प्रत्याशी सबसे पहले घोषित कर दिए। जहां उनको लगता था कि अरे ये तो बिल्कुल ही हारने वाली सीट है, वहां उन्होंने अपना प्रत्याशी घोषित करके उसको मैदान में उतार दिया और जो कांग्रेस पार्टी थी वो देखती रह गई थी। यहां पर अखिलेश यादव ने कम से कम जिसको कहते हैं कि प्रोएक्टिव भूमिका निभाई और मैं इसकी प्रशंसा करूंगा। ये अच्छी बात है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़ने की तैयारी करें। कांग्रेस के भरोसे तो वैसे भी नहीं है, 3-4-5% की पार्टी है, उसका क्या लेना देना है कांग्रेस का? 1 लोकसभा सांसद, 2 विधायक, इसके अलावा कोई है नहीं उसके पास। और जो सबसे बड़ी बात है, चलो ठीक है विधायक सांसद बनते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, संगठन को मजबूत करने की कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है, सिवाय इसके कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आपके बड़े नेता मना करते हैं और अजय राय और जो सारे वहां के नेता हैं वो गमछा लपेट के सरयू में स्नान करते हुए जय श्री राम बोल रहे होते हैं। तो आपको पता ही नहीं कि आपको क्या करना है। ऐसी पार्टी के साथ गठजोड़ की प्रतीक्षा करना बिल्कुल ठीक नहीं। मैं इसको प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं मानता हूं, मैं इसको वाइज पॉलिटिक्स मानता हूं। और इसमें जितनी सीटें हैं, कांग्रेस भले कहे, इसमें से किसी पर अब कांग्रेस का दम बचा नहीं है। सलमान खुर्शीद 50,000 वोट पाकर दम दिखाएंगे, या अनु टंडन तो कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में चली आई, तो कौन सी सीट है ऐसी जो दूसरी पार्टियों के नेता रहे उनको भी अगर अखिलेश को लग रहा है तो दे रहे हैं? अपने परिवार को उन्होंने टिकट सबसे पहले दुरुस्त कर लिया। तो ओवरऑल कहें, जो राजनीति मुलायम सिंह यादव करते आते थे वही अखिलेश यादव कर रहे हैं। बस उसमें एक चीज है जिसको कहते हैं ना कि वो फाइन प्रिंट है, जिसको सबको देखना चाहिए। जो पल्लवी पटेल, जो अनुप्रिया की बहन है, कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल की जो पार्टी है, उसके लिहाज से भी थोड़ा कुर्मी मतदाताओं की तरफ अखिलेश यादव जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि शायद ये कुछ हो तो 2-4 सीटों पर समीकरण कुछ थोड़े लड़ाई वाले हो सकते हैं। ये जो कुर्मी पटेल वाला एंगल है राहुल जी, इस पर हम चर्चा करें उससे पहले, अगर अखिलेश यादव की विजडम पॉलिटिक्स है तो फिर कांग्रेस की कौन सी पॉलिटिक्स है? देखिए, कांग्रेस का कोई आधार, जैसे अभी हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे, कोई आधार बचा नहीं है। 6% आप मान लीजिए विधानसभा, 3%, 2-2.5%
लोकसभा, इस तरह की हालत है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़े एम्फेटिकली इस 16 सीटें जब अनाउंस किए, बड़े एम्फेटिकली बता दिया है कि मैं आपको 11 सीटें ही देने वाला हूं अगर आपको चाहिए। इन सीटों में अगर आप ये देखेंगे 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, लखनऊ, इस पे कांग्रेस ने अपना जो है वो दावा पेश किया था। इन सीटों का अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया। तो उन्होंने साफ कर दिया कि भाई आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो ऐसे ही लड़ने वाला हूं। और 11 सीटें जो कांग्रेस के लिए उन्होंने मतलब पेश की हैं, उस पर उन्होंने कैंडिडेट नहीं खड़े किए। तो उन्होंने एक जगह दरवाजा खुला भी रखा है कि आपको 11 सीटें चाहिए तो आप ले लीजिए, वरना मैं तो पूरा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और वो सही भी है, बिल्कुल सही है अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह की हालत है, वो अनाउंस बंटवारा कर नहीं पा रहे हैं सीटों का, तो ऐसे में दूसरी पार्टी को तो अपना काम करना ही है। और वो जिस अयोध्या सीट को मांग रही है कांग्रेस पार्टी, देखिए अयोध्या में तो हम एक लंबा समय बिताकर आए। समीर जी, वहां तो स्थिति ये थी कि कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का भी नाम लेने वाला कोई व्यक्ति मिल नहीं रहा था। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फैसलाबाद, जिसका नाम अब अयोध्या हो गया है, वहां जरूर कांग्रेस कुछ होप रखती है, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, पर वो सीट पर भी अनाउंसमेंट हो चुका है। नहीं, मुझे नहीं लगता। अयोध्या सीट से समाजवादी पार्टी ने टिकट देकर बहुत सही किया है। समाजवादी पार्टी ने वहां से दलित उम्मीदवार को टिकट दिया है और 9 बार के वो विधायक है। मुलायम सिंह यादव के साथ वो लंबे समय से रहे हैं और विधानसभा में अखिलेश यादव के साथ बैठते हैं वो, और लगातार वो मिल्कीपुर सीट है वहां पर विधानसभा, वहां से 8 बार के वो विधायक जीते हुए। तो वहां पर समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है अयोध्या के अंदर, फैजाबाद के अंदर। वो दलित समुदाय से आते हैं, यादव वोट बैंक वहां पर है और मुस्लिम वोट बैंक है। ये बड़ा वोट बैंक है जो समाजवादी पार्टी के हित में जा सकता है। और जिस व्यक्ति को टिकट दिया अयोध्या में, मुझे लगता है वो अच्छा निर्णय लिया है। वहाँ के काफी प्रतिष्ठित और पकड़ वाले नेता माने जाते हैं वहां पर। इसके अलावा मैं कहूँगा एक बदायूं के अंदर भी जरूर एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया गया है। इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बदायूं से सांसद है, संघ प्रिया मौर्य। भारतीय जनता पार्टी से भी वह सांसद है। ये बात चल रही थी कि शायद वो समाजवादी पार्टी में पिता के साथ लौट आएगी और उसे समाजवादी पार्टी टिकट देगी। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता समाजवादी पार्टी से उसे टिकट बदायूं सीट से नहीं मिल रहा है। अब ये देखना होगा कि जिस संघमित्रा मौर्य के पिता लगातार रामचरितमानस पर सनातन धर्म के ऊपर आक्रामक रहे, क्या भारतीय जनता पार्टी उसको वहां से टिकट देगी धर्मेंद्र यादव के खिलाफ बदायूं में? क्योंकि 2019 में धर्मेंद्र यादव बदायूं से हार गए थे संघ प्रिया मौर्य। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी वहां से टिकट देगी। इसके अलावा खीरी सीट एक है जहां से अभी समाजवादी पार्टी ने डिक्लेयर किया, जिससे कांग्रेस अपना सीट मांग रही थी। खीरी सीट समाजवादी पार्टी की इन्हें दिया गया है खीरी सीट पे, क्योंकि ये सीट बेसिकली समाजवादी पार्टी की सीट है। 2019 पर यहाँ से पूर्वी वर्मा चुनाव लड़ी थी सपा और बसपा गठबंधन में। पूर्वी वर्मा और उसके पिता समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए और सिर्फ इस आधार पर कांग्रेस टिकट मांग रही थी। यह गढ़ समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था कि खीरी सीट में किसी हालत में नहीं दूंगा, क्योंकि उनके पिता और पुत्री दोनों कांग्रेस में चले गए। इससे अखिलेश यादव आहत है, तो खीरी सीट वो किसी हालत में नहीं देने वाले। दूसरा आई गया है कि अनु टंडन को उन्होंने एक सीट दे दी है, धरोहरा से भी उन्होंने अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। तो मुझे लग रहा है सारी सीटें बेसिकली अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ के किया। लेकिन एक बात देखने वाली बात है कि अखिलेश यादव ने जो 16 सीटें डिक्लेयर किए, उसमें अगर 3 सीटें समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उन्होंने 2 को तो टिकट दे दिया, संभल से टिकट दे दिया है और उन्होंने दूसरा मैनपुरी से दे दिया है और बदायूं से दिया है। लेकिन तीसरा सांसद जो थे फिरोजाबाद से अक्षय यादव को दिया है। तीसरे जो सांसद टीएस हसन, उनके हसन है, उसका डिक्लेयर नहीं किया अभी उन्होंने। तो मुझे लग रहा है क्या वो अपने जो सांसद है अभी रनिंग टीएस हसन, उनको टिकट देने वाली है कि नहीं देने वाली है? मुझे लगता है कि इस पे शायद मुझे लगता है कि टिकट कर सकता है अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो। हर्षी? नहीं, मुझे लगता है कि अभी पहली सूची है और पहली सूची कई बार सिर्फ प्रतीक के लिए भी होती है। इसमें देखिए वो ऐसे कोई सीट नहीं है, एक तरह से कहें तो जो कांग्रेस को संदेश देना है वो है, और उनका अपना जो मतदाता समूह है उसको उन्होंने मैसेज दिया है। जिस पीडीए अलायंस की बात करते हैं उसका उन्होंने ध्यान रखा है। तो सीट अभी तो मतलब शुरुआती है। लोकसभा में 16 सीटें हैं 80 सीटों वाले राज्य में, तो अभी तो बहुत सी सीटें बाकी हैं। नहीं, तो पीडीए को भी अगर आप देखें तो मुझे तो इसमें परिवारवाद भी दिखाई दे रहा है। इसमें डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव। परिवारवाद तो सबसे ऊपर है, उससे तो हटकर जा ही नहीं सकती। कई बार कहा जाता है
है ना कि आपकी कमजोरी दिखती रहती है, लेकिन वो कमजोरी इतने अंदर तक समाहित हो जाती है कि आप उससे उबर नहीं पाते। लोगों के निजी जीवन में भी होता है। और जो परिवारवाद से ग्रसित पार्टियां हैं, तो नरेंद्र मोदी जब चुनाव के लिए आएंगे तो शायद ये शुरुआत ही यहीं से करेंगे कि जब पहली सूची आती है तो और सारे यादव भी गायब हो जाते हैं, दूसरी जातियां भी गायब हो जाती हैं, परिवार सबसे पहले। मतलब तीन जो यादव है वो तीनों यादव परिवार के ही हैं। राहुल जी, मैं फिर आ रही हूं आपके पास। देखिए, ये तो साफ है। देखिए, वो जो इस तरह की राजनीति करते हैं, वो पहले ये होता था यादव और मुस्लिम जो समीकरण उनका रहता था, तो वो साफ है कि यादव कम्युनिटी को अपने साथ रखना चाहते हैं। और ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप विधानसभा चुनावों को देखेंगे तो जो यादव वोट है वो समाजवादी पार्टी से छिटका है और उसका फायदा बीजेपी को हुआ है, वो बीजेपी की तरफ मुड़ा था। तो ये उनके लिए और भी ज़रूरी है कि यादव कैंडिडेट्स वो खड़ा करें ताकि यादव जो समाज है उनके साथ रहे। दूसरा जो ओबीसी वाला फैक्टर है, उन्होंने उसको भी साधने की, बाकी जो ओबीसी में हैं लोग, उनको भी साधने की कोशिश की है। उनके कैंडिडेट्स उन्होंने दिए हैं ताकि जो बीजेपी की तरफ पूरा ओबीसी वोट मुड़ता पूरे देश में नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको काउंटर कर सके। समाजवादी पार्टी की ओर से 16 उम्मीदवारों की घोषणा पर कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का रिएक्शन आया है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। अविनाश पांडे ने कहा है कि यह बीजेपी की चाल भी हो सकती है, लेकिन अगर अखिलेश यादव के संज्ञान से ऐसी लिस्ट जारी हुई है तो यह गठबंधन धर्म का पालन करना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के पास भी विकल्प खुले हुए हैं। कांग्रेस लाचार नहीं है। ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है जहां पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूं। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं होगी शायद। इन सब विषयों के ऊपर में हमारे जो राष्ट्रीय समिति है, उनने इन सब चीज़ों का संज्ञान लिया हुआ है। गठबंधन हमारे तरफ से तो जैसे मैं स्पष्ट करना चाहूँ कि कांग्रेस हर कीमत पर इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए पूरा सहकार्य सहयोग कर रहा है और आगे भी करेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरीके का। लेकिन सामने से अगर कुछ हिडन एजेंडा अगर क्लियर दिखता है कि अगर कोई हिडन एजेंडा इस प्रकार से हो और उसको लेकर अगर समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है, तो जो भी लोग कांग्रेस की ओर या इंडिया गठबंधन की ओर काफ़ी आशा और उम्मीद से देख रहे हैं, कांग्रेस उसमें एक जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी की हैसियत से निश्चित रूप से इस चीज़ को नहीं होने देगी। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अन्य पूरे ऑप्शन नहीं हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं और सबको हम साथ में लेने के इच्छुक भी हैं। कांग्रेस सहयोग कर सकती है, विनम्र रह सकती है, लेकिन कांग्रेस लाचार नहीं है। एक तरफा तो कांग्रेस कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, एक तरफा इस प्रकार से नहीं होता है इसमें, लेकिन मार्ग निकाला जा सकता है, मार्ग निकलेगा। अगर कहीं पे कुछ गलतफहमी या कन्फ्यूजन होगा या समाजवादी नेतृत्व के नॉलेज के बिना अगर इस प्रकार की कोई सीट की घोषणा हुई हो, क्योंकि एक तरफा घोषणा, कल कांग्रेस भी अपने 40 सीटों पे अपने कैंडिडेट की घोषणा करे और यहाँ गठबंधन का हम भी चर्चा शुरू रखते हैं। जितनी भी सीटें हैं, अगर एक अंडरस्टैंडिंग में हमको लगता है कि मैं 40-45 सीटों पे अगर मैं बहुत अच्छा चुनाव लड़ सकता हूँ, जो भी संख्या हो, तो सेम चीज अगर मैं भी फॉलो करूँ तो उसमें और मेरे में क्या फर्क है। अंग्रेजी में एक कहावत है समीर जी, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, लेकिन वो पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं होती है। अभी अविनाश पांडे इतने सीनियर लीडर हैं, यूपी के कांग्रेस प्रभारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया नहीं होगा, जबकि ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की कोई साजिश भी हो सकती है, और फिर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस लाचार नहीं है। उनके पूरे स्टेटमेंट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। यही कांग्रेस की समस्या है कि कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है, उसी के कारण इंडिया गठबंधन की हालत हो चुकी है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने 16 उम्मीदवार घोषित कर दिए, अखिलेश यादव ने सबको बधाई दे दी, सभी उम्मीदवारों ने अपने ट्विटर अकाउंट से अखिलेश को बधाई दे दी। उसके बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी कहते हैं कि अखिलेश यादव को यह मालूम नहीं होगा कि उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं है। कांग्रेस का तो मुझे लगता है अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि हम तो डूबे हुए हैं, इनको भी ले डूबेंगे, कांग्रेस ये चाहती है।
कांग्रेस के कारण अखिलेश यादव अपने आप को उत्तर प्रदेश में डुबाएंगे नहीं। कांग्रेस को पाने के लिए, खोने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं है। ले दे के 2 सीटें थी, अब 1 सीट बची है रायबरेली की, वो भी सीट बचा ले, कांग्रेस के लिए बहुत है। अखिलेश यादव का सब कुछ दाव उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है और अखिलेश यादव किसी भी स्थिति में नहीं चाहेंगे कि इस बार उनका प्रदर्शन 2019 जैसा रहे जब उनको 5 सीटें मिली थी। वो इस पूरी कोशिश में करेंगे कि उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर हो और इसीलिए अखिलेश यादव ने समय रहते अपने उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए। मुझे लग रहा है कांग्रेस अभी भी इस भ्रम से बाहर नहीं निकल पा रही है कि बहुत देर हो चुकी है और वो अपने सहयोगी से बातचीत नहीं कर पा रही है। मुझे लग रहा है अखिलेश यादव ने तय कर लिया है। मैं तो सहयोगी छोड़ दीजिए राहुल जी, ऐसा लग रहा है सहयोगी छोड़िए, इनकी पार्टी में अपने नेताओं से भी बात नहीं हो पा रही है। ऐसा लग रहा है क्लैरिटी खुद विद इन द पार्टी नहीं है, सहयोगियों की तो दूर की बात है। देखिए, अगर कोई भी पार्टी होती है, चाहे वो उसकी लड़ने की क्षमता हो या ना हो, वो ऐसा तो नहीं कहेगी ना कि हम जो है आधी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। वो कह रहे हैं 40 सीटों पे हम जो है कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो ऐसा तो कभी नहीं कहते ना। अगर बीजेपी भी कहती है कि हम तो 400 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, चाहे वो हो पाए या ना हो पाए, तो वो तो अपने आप ही अजीब लग रहा है कि वो जिस तरह का बयान है। बीजेपी की साजिश क्या हो सकती है हर्ष जी? इसमें वही अविनाश पांडे ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी की कोई साजिश हो सकती है। नहीं, बीजेपी साजिश करके ममता को भड़का देती है, बीजेपी साजिश करके नीतीश कुमार को ले आती है, बीजेपी साजिश कर देती है तो अरविंद केजरीवाल पंजाब में समझौता तोड़ लेते हैं। तो साजिश तो इतनी ज़्यादा है, लेकिन सवाल ये है कि राजनीति में इस तरह की साजिशें रोकने के लिए आपके पास कोई टूल है क्या? अगर नहीं है तो फिर आपको राजनीति में क्यों होना चाहिए? और सचमुच उत्तर प्रदेश के प्रभारी को सुनकर मुझे लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी एक भी सीट, जो रायबरेली सीट है, वो भी इस बार बचा पाएगी? क्योंकि शायद उनको कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ भी बोल देना। अच्छा, इसके पीछे एक ये भी लगता है ना, जब केंद्रीय नेतृत्व तो कंफ्यूजन में होता है, जब राहुल गांधी कंफ्यूजन में है, जब सोनिया जी कंफ्यूजन में है, जब प्रियंका जी कंफ्यूजन में है, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कंफ्यूजन में है। आप जरा सोचिए, इस वक्त तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के जिम्मे और कोई काम ही नहीं होना चाहिए था। जिस समय देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में जा रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण चुनाव में जा रहे हैं, उस समय प्रियंका गांधी घर बैठ गई। उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास था, अविनाश पांडे को पकड़ा दिया और उनका हाल हम लोग देख ही रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता और विशेष करके उत्तर प्रदेश की जनता, उसको दिख रहा होगा कि ये देश की सबसे पुरानी पार्टी शायद अब उत्तर प्रदेश को लेकर कोई किसी तरह की रुचि नहीं रखती है। उनके परिवार के लोग अमेठी के साथ साथ वायनाड चले गए, अब लौट कर आएंगे या नहीं ये पता नहीं है। प्रियंका जी को प्रभारी महासचिव बनाया गया था, कहा गया था, राहुल गांधी ने गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर कहा था कि मैं छोड़ के जा रहा हूं विधानसभा चुनाव के समय, उसके बाद वो लौटे नहीं। उत्तर प्रदेश के लोगों को लग रहा होगा, जिस परिवार को हमने इतना कुछ दिया, आंख मूंद कर उनको चुनाव जिताते रहे, जो हमको लगता था कि हमारे अपने हैं, वो तो छोड़कर चले गए। तो शायद यही गति कांग्रेस की होनी है। नहीं, इस पूरे स्टेटमेंट के बाद तो राहुल जी एक दफा ऐसा भी लगा कि क्या अखिलेश यादव की मल्लिकार्जुन खड़गे से या अखिलेश यादव की राहुल गांधी से बात होती भी है या कभी हुई भी, या ये किस तरीके का स्टेटमेंट था? अविनाश पांडे इतने इग्नोरेंट कैसे हो सकते हैं? देखिए, ये इस तरह का स्टेटमेंट था कि जैसे कांग्रेस के ही एक नेता ने कहा कि हम जो है 2029 की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसी तरह, उसी भाव में स्टेटमेंट है कि इस बार तो कुछ होना नहीं है, इस बार तो कुछ हो भी नहीं सकता है। तो उस भाव में कांग्रेस चली गई। और देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका जनाधार जो है पूरे देश में हो, वो अपनी जो अपना हाउस है उसको ऑर्डर में नहीं रख पा रही है। वो इस तरह से स्ट्रेटेजाइज नहीं कर पा रही है कि कहाँ कहाँ उसके कौन कौन से एलाइज होने चाहिए और कैसे होना चाहिए। अगर ये एक लड़ाई सही ढंग से उन्होंने सोची होती तो ज़रूर होता कि कांग्रेस जो है वो थोड़ा सा पीछे हटती, वो अपने अलाइज के साथ जॉइंट कैंडिडेट्स खड़ा करती और इस चुनाव को बड़े तरीके से और बड़े ज़ोर शोर से लड़ती। लेकिन अगर राहुल गांधी अलग से यात्रा पे निकल जाएंगे और वो ये ध्यान नहीं देंगे कि किस तरह से अलाइज के साथ सीटों की शेयरिंग होनी चाहिए, वो लोगों पर, अपने जूनियर नेताओं पे छोड़ देंगे कि भाई आप अगर कर सकते हैं तो कर लें, तो ये भाव अगर है तो फिर तो बहुत साफ संकेत है कि इस बार बीजेपी जो है वो जो सोच रही है कि वो 400 से ज़्यादा सीटें लेके आएगी, उसकी ओर बढ़ती नजर आ रही है। ये तो बात बड़ी तय से नजर आ रही है कि इंडिया अलायंस का भविष्य कोई बहुत सुनहरा है नहीं, और ऊपर से तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के बजट सत्र के शुरू